जय हिंद साथियों, मैं चंदा आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता ही होगा कि इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को कवर कराया गया था। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 3 को जानते हैं, जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। यानी क्या है, तो पिछले वीडियो में हम देखे थे ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जिसे हम अंग्रेजी कंपनी के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। यानी क्या है, तो 1600 ईस्वी में होता है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सर्वप्रथम पहले व्यापार के उद्देश्य से भारत में आया था। उसके बाद वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अब भारत के सत्ता पर नियंत्रण कर लिया और यहाँ पर अपना व्यापार स्थापित कर लिया, साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और धीरे धीरे ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसमें विभिन्न युद्ध भी किए थे। जैसा कि आपको बताए थे, जिसमें पहले बताए थे आपको पलासी का युद्ध। यानी क्या, तो पलासी का युद्ध जो 1757 में किया, अंग्रेज ने किया था। ये पलासी का जो युद्ध है वो बंगाल में एक पलासी स्थान पर किया था। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे बक्सर का युद्ध। (1764) में ये भी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी था उसी के द्वारा किया गया था और विजय भी प्राप्त किया था। उसके बाद और भी जो युद्ध किए थे, जिसमें हम बताएंगे आपको मराठाओं से युद्ध किया था और इन सभी क्षेत्रों को अपने अंदर कर लिया था। यानी उसके जो शासक होते थे उनको युद्ध में मारकर और उनके क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वह सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री की बात करेंगे तो वो 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। और वहां पर यानी क्या, तो बंगाल में भी सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनसे युद्ध किया था और वो युद्ध पलासी का युद्ध किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे जानेंगे, यानी अब क्या कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। यानी अंग्रेज जो था उसका मुख्य उद्देश्य था वो अब भारत में अपना हुक्म चलाएगा। यानी क्या, तो कठपुतलिया, यानी भारत के जो लोग हैं उसको कठपुतलिया की नाच नचाता था। जैसा कि वो जब कहेगा तब लोग उसका काम करेंगे। तो धीरे धीरे अंग्रेजी जो शक्ति थी वो मजबूत हो गई थी और जो वो अब धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था, जिसमें ग्रामीण इलाकाएं थी उसमें भी वो अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो से, जिसमें आज हमको क्या क्या जानना है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे कंपनी दीवान बन गई। यानी क्या, तो जो अभी कंपनी की बात कर रहा है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान मिल गई, इसके बारे में जानेंगे। इसमें जानेंगे दीवान जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद जानेंगे कंपनी की आमदनी। यानी क्या है, तो जब दीवान मिल गई तो उसकी आमदनी तो होगी, तो वही अब आमदनी की बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कंपनी का मुख्य उद्देश्य। यानी जो कंपनी है उसको जब दीवान मिल गई तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ी थी, इसके बारे में। और इसके बाद जो बंगाल पर क्या असर पड़ा था इसके बारे में जानेंगे। और जो अंग्रेजी जो शासक थे अंग्रेज का, वो अब क्या कर रहा है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे बंगाल में खेती और अस्थायी बंदोबस्त। यानी क्या, तो अब बंगाल में अकाल जब पड़ गई थी उसके बाद उसमें खेती और अस्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली आई थी इसके बारे में जानेंगे। खेती में विभिन्न बदलाव आए थे। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त जो है वह क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे महलवारी व्यवस्था के बारे में। उसके बाद जानेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए हम पहले आज शुरू करते हैं पहले टॉपिक की ओर से, जो है कंपनी दीवान बन गई।
यानी क्या तो यहाँ कह रही है जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अब दीवान बन गई। तो दीवान का अर्थ पहले जानते हैं, यानी क्या है तो दीवान, यानी दीवान का अर्थ होता है राजस्व। जो राजस्व होता है उसको वसूली करने का अधिकार मिल गया, यानी क्या है तो राजस्व। यानी अब राजस्व की बात करेंगे तो जैसा कि आपको बताया है राजस्व के अर्थ के बारे में, राजस्व का अर्थ क्या होता है, वो होता है कर। तो इसको भी याद रखिएगा, कर यानी मध्यकालीन से ही हम लोग जान रहे हैं जो शासक होते थे वो सर्वप्रथम किसानों से कर वसूलते थे, जिसे हम राजस्व के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। यानी क्या है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अब राजस्व वसूलने की अधिकार मिल गई। तो वो अधिकार किसके द्वारा मिला इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो ये बता रहा है कंपनी जो दीवान बन गई वो दीवान बनने का अधिकार कौन से एक मुगल बादशाह ने दिए थे इसके बारे में जानेंगे। तो दीवान बनने का अधिकार जो है वह मुगल बादशाह, यानी क्या है तो मुगल बादशाह एक थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान मिल गई, यानी राजस्व वसूलने की अधिकार मिल गई। उस समय बात करेंगे अंग्रेज का जो सैनिक की बात करेंगे वो कौन थे, यानी जब दीवान मिल गई थी जब कंपनी को, और दीवान किन किन क्षेत्रों में मिली थी इसके बारे में हम जानेंगे। तो उस समय की हम अंग्रेजी सिपाही की बात करेंगे तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इसको भी आप याद रखेगा। और दीवान मिलने का अधिकार कौन कौन से क्षेत्रों को मिला था इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम बता दें आपको बिहार, उसके बाद बात करेंगे बंगाल और उड़ीसा। इन जो क्षेत्र दिख रहा है इस पर अंग्रेज जो थे वो पहले राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त किया था और यहाँ से बारी बारी से मतलब राजस्व वसूली करता था। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम जानते हैं अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको दीवान जो मिली थी वो कब मिली थी, तो इसके बारे में हम जानते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 12 अगस्त, यानी क्या है तो 12 अगस्त 1765 1765 ईस्वी को अंग्रेज को शाह आलम द्वितीय के द्वारा दीवान वसूली करने का अधिकार मिला था। तो इसको याद रखिएगा आप। उसके बाद हम आगे जानते हैं, उसके बाद जब दीवान मिल गई तो कंपनी की आमदनी की बात करेंगे। यानी क्या तो अब दीवान यानी राजस्व वसूली करने का अंग्रेज को पूरा पूरा अधिकार मिल गया इन सभी क्षेत्रों पर। तो वो जो थे कंपनी यानी क्या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होते थे वो पहले क्या तो जमींदार से राजस्व वसूलते थे, किसान से वसूलते थे। उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोगों से भी वो राजस्व वसूलने लगे। तो इसके बारे में भी जानेंगे, तो याद रखिएगा। अब आमदनी की बात करेंगे तो कंपनी को जब दीवान मिल गई तो वो अपने आप को व्यापारी समझने लगा, यानी जब कंपनी अपने आप को व्यापारी समझा। तो इसको भी याद रखेगा, कंपनी अपने आप को व्यापारी समझ लिया। उसके बाद इसका जो आमदनी की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा इसको कृषक के द्वारा दिया जाता था। और जब ये चाहता था आमदनी में जो हमें ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो, तो अंग्रेजी सैनिक का मुख्य उद्देश्य यही था। तो चलिए हम आगे जानते हैं। अब हम कंपनी का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, यानी जब दीवान मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि आपको अभी बताए जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्षेत्रों से राजस्व वसूली करना। यानी क्या तो जैसे बिहार से उसको अधिक राजस्व की जरूरत थी,
यानी क्या है, तो वो चाहता था बिहार से हमें अत्यधिक राजस्व आए, बंगाल से ज्यादा राजस्व आए, और बंगाल में जो उसका फैक्ट्री था तो वो और चाहता था, और बंगाल में वो विभिन्न कार्य को भी किया था, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद उड़ीसा से भी चाहता था वो अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति। तो ये जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी था वो पहले बिहार ये बंगाल में अपना फैक्ट्री खोले हुए था, और बिहार में जो ये बंगाल में जो सामान होता था उसका जो बेचता था अब उसका 5 गुना रेट में बेचता है। यानी पहले 1 गुना जो रेट था उसको अब 5 गुना रेट में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के जो लोग होते थे उसको देता था। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे जानते हैं, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सोने चांदी का व्यापार कहाँ से करता था इसके बारे में जानेंगे। तो 1885 यानी क्या, तो 1885 ईस्वी के करीब में अंग्रेज ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो पहले ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करता था, और ये 1885 ईस्वी के बाद अब ये भारत से सोने चांदी का मतलब आयात करता था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं बंगाल में जो अकाल पड़ी थी इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं, बंगाल में हम अकाल की बात करेंगे तो वो 1707 ईस्वी में पड़ी थी, सॉरी 1770 ईस्वी में। ये जो अकाल की बात करेंगे ये बहुत भयानक अकाल थी, और ये अकाल के बाद की हम दृश्य की बात करेंगे तो बंगाल में मतलब 3/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, किसी को भूखमरी से मृत्यु हो गई थी, किसी को बीमारी से मृत्यु हो गई थी, और भी कारणों से बंगाल के जो लोग होते थे उनकी 3/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका हम कारण जानते हैं, अकाल पड़ने का कारण। तो पहला कारण इसका था सुखार, यानी सुखार का कारण था। सुखार जो बंगाल में अकाल पड़ने का मुख्य कारण था सुखार, तो इसको भी याद रखेगा। और सुखार से वहां अनाज की कमी होने लगी, जिससे अब जो बंगाल में जो अनाज जो बचा हुआ था उसको अब अत्यधिक पैसों में लोग बेचते थे, जिससे लोगों में उसकी अनाज की कमी होने लगी, और धीरे धीरे ये अकाल का रूप ले लिया, और वो भी भयानक अकाल का, जिससे वहां के जो लोग होते थे उनकी धीरे धीरे करके मृत्यु हो गई। कभी पानी से भी मृत्यु हो गई, यानी क्या, तो पानी की कमी से मृत्यु हो गई, और बीमारियों से मृत्यु हो गई, यानी क्या, तो धीरे धीरे आधा तिहाई यानी 3/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी बंगाल में। उसके बाद बंगाल में हम खेती की बात करेंगे तो धीरे धीरे वहां की जो खेती की जो समस्याएं थी वो अब जो कमने लगी, और जो बंगाल के ये जो बंगाल में जो दीवान प्राप्त मिला था अधिकार दीवान के बारे में, यानी राजस्व वसूली करने का, अब बंगाल के जो लोग थे वो सही से अंग्रेज को नहीं देते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अब दीवान सही से नहीं देते थे। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो बंगाल में खेती और अस्थाई बंदोबस्त, यानी अकाल के बाद जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको दीवान कम मिलने लगी, यानी राजस्व कम मिलने लगी। तो अंग्रेज के जो सैनिक होते थे वो नए नए तरकीब को सोचने लगे, यानी किसी तरह उसका मुख्य उद्देश्य था अत्यधिक राजस्व प्राप्त करना। तो उन्होंने सोचा कि पहले हम कृषि में सुधार करेंगे, यानी खेती में हम सुधार करेंगे तो किसानों के द्वारा हमें राजस्व की अत्यधिक प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कृषि में सबसे ज्यादा सुधार किया था, जिसमें हम बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त की थी, उसके बाद रैयतवारी की थी, महालवारी की थी, यानी क्या, तो विभिन्न जो मतलब बदलाव जो था वो धीरे धीरे किया गया था, और देखा गया था किससे राजस्व की अत्यधिक प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अकाल के बाद इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि में सुधार लाना और सिंचाई की प्रबंध करवाना। तो इन्होंने सिंचाई की भी प्रबंध करवाई, और धीरे धीरे खेती में
वृद्धि हुई, यानी विकास होने लगी, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व मिलने लगी थी। तो इसको याद रखेगा। और अब हम बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त की। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले कृषि में विकास से राजस्व प्राप्त किया, उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से राजस्व प्राप्त किया। तो इसके बारे में जानते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वह 1793 ईस्वी में मतलब आया था। वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। और उस समय हम बात करेंगे अंग्रेज की, यानी अंग्रेजी सैनिक की। जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसी के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। और ये किसके किसके ऊपर लाया था, तो वो बात करेंगे वो जमींदारों पर लाया था, यानी क्या, तो जमींदारों पर। और ये किन किन क्षेत्रों में लाया गया था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो ये सर्वप्रथम बंगाल और मद्रास, यानी क्या, तो बंगाल, मद्रास में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और इसका जो कॉर्नवालिस का जो हम अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो वो जमींदारों से राजस्व वसूलने पर लाया था। उसको मतलब जो कॉर्नवालिस था उसका मानना था कि जो जो मद्रास और बंगाल के जो जमींदार होंगे वो उन पर कर फिक्स कर देंगे, यानी राजस्व फिक्स कर देंगे। यानी फिक्स का मतलब क्या होता है, यानी इस पर बांध देंगे, यानी नियमित रूप से। यानी हम अगर 100 रुपया की बात करेंगे तो वो नियमित, यानी समय समय पर उसको अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना 100 रुपया मंथली देगा। तो उसी तरह ये जो कॉर्नवालिस थे वो सर्वप्रथम जमींदारों पर ये अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई रूप से लागू कर दिया था। और एक नियमित दर भी जो नियमित दर, यानी क्या, तो अस्थाई बंदोबस्त का जो नियमित दर था वो भी लगा दिया था, यानी जमींदार को मासिक बता दिया था जो इतना देना है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो अब हम जानते हैं आगे, यानी क्या है, तो अब जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त की समस्या के बारे में। यानी जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था तो इसकी समस्याएं भी विभिन्न उत्पन्न हुई थी। तो जैसा कि आपको बताए है जो अकाल पड़ने के बाद धीरे धीरे जो बंगाल के जो लोग होते थे, जो मद्रास के जो लोग होते थे, उनके जो खेती में कमी होने लगी थी। तो वो उनके वहां के जो जमींदार होते थे वो अंग्रेज को नियमित रूप से राजस्व नहीं देते थे, यानी जो फिक्स किया था उसके उसके माध्यम से उतना राजस्व नहीं देते थे। तो अंग्रेज जो थे उसका जमीन को हड़प लेता था, यानी क्या, तो समस्याएं की बात करेंगे, जमीन को हड़प लेता था। जमीन को हड़प कर लेता था, यानी छीन लेता था, और उसके बाद नीलाम कर देता था। यानी क्या, तो कभी कभी जमीन को नीलाम भी कर देता था। नीलाम का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यानी वो किसी, यानी राजस्व के बदले उसका जमीन को रख लेता था। जब तक राजस्व पूर्ण रूप से सधा न दे तब तक वो जमीन को ये बंगाल के जो लोग थे उनको नहीं देता था, यानी जमींदार को वो जमीन नहीं देता था। अगर राजस्व नहीं चुका सका जमींदार तो उसका जमीन की बात करेंगे तो वो अंग्रेज जो थे वो अपने क्षेत्र में उसको मिला लेता था। तो इसको भी आप याद रखेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले व्यवस्थाएं की, यानी क्या है, तो अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको अस्थाई बंदोबस्त से भी राजस्व की सही राजस्व, यानी क्या है, तो कर सही ढंग से प्राप्त नहीं होता था, यानी कम मात्राएं में राजस्व प्राप्त होता था। तो वो अब नया व्यवस्थाएं लागू की, जिसमें हम